नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स ने एक बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने पंजाब के गवर्नर से यह कहा है कि आप कैसे किसी भी प्रकार का निर्णय विधानसभा द्वारा पारित किए हुए विधेयकों पर ले सकते हैं, आप इलेक्टेड नहीं हैं। सही बात बताऊं, जब से मैंने ये सुना है मेरी आंखों से अश्रु की वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भाई, अगर एक अनइलेक्टेड दूसरे को कहे अनइलेक्टेड, तो भाई सोचो आप कि ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है, कितनी बड़ी क्रांति है। हमारे कोर्ट्स जो है वो आप जानते हैं इलेक्टेड तो होते नहीं, कई स्थानों पे इलेक्टेड भी होते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जजेस का इलेक्शन होता है नीचे के लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट और जो उनके फेडरल कोर्ट होते हैं वहाँ तो नॉमिनेटेड होते हैं वो, लेकिन बाकी स्थानों पर जो निचले कोर्ट्स होते हैं वहाँ सब जगह उनका इलेक्शन होता है। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो इलेक्शन होता नहीं। आपको पता है कि नीचे से लेके छोटे से छोटे मुंसिफ कोर्ट से लेके और बड़े से बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक लेके एक भी इलेक्टेड नहीं है। और ख़ास बात तो ये है कि जो आपके हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो तो पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता से अपॉइंट होते हैं, वो क्लब मेथड से अपॉइंट होते हैं। आपको क्लब मेथड का पता है? आपको क्लबों में कैसे मेंबर बनाए जाते हैं? उदाहरण ले लेते हैं, चलिए। जैसे दिल्ली जिमखाना क्लब है। दिल्ली जिमखाना क्लब में नया मेंबर बनाने का प्रोसीजर क्या है? पहले तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने में आपका स्टेटस इत्यादि जो है वो बहुत उसमें काम आता है कि आपका स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब में जब तक आपका एक ख़ास सोशल स्टेटस नहीं होगा तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो भाई दिल्ली जिमखाना क्लब में आप पहले अपनी एप्लीकेशन डालिए, आप अपना स्टेटस बताइए। स्टेटस बताने के साथ साथ आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न उसमें फ़ाइल कीजिए कि आप करोड़पति अरबपति हैं या नहीं हैं। बल्कि अब तो करोड़पति नहीं चलता, अब तो वहाँ अरबपति चलता है। या तो आप अरबपति हों या फिर आप कोई बहुत बड़े पद पर सुशोभित हों। इस तरह का नहीं होगा तो दिल्ली जिमखाना क्लब में आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि दिल्ली जिमखाना क्लब में जब आपकी जो एप्लीकेशन, आपका प्रार्थना पत्र विचार पर आएगा, कई वर्ष लग जाएंगे उसमें। कुछ लोग तो कहते हैं 20-20 वर्ष लग जाते हैं। 20 वर्ष के बाद जब वो विचार होगा उसके ऊपर, तब आपको बुलाया जाएगा उनके साथ डिनर करने के लिए। और उस डिनर करने में वो देखा जाएगा कि भाई आप उनके लायक है या नहीं। आप उनके साथ बैठकर छुरी कांटे से ठीक से बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आपने जो सूट पहन रखा है वो ठीक से उस पर प्रेस हो रखी है या नहीं हो रखी है। आपके जो जूते हैं वो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये के हैं या नहीं है। ये सब जब वो देख लेंगे तब ही आपकी प्रार्थना पत्र को संस्तुति दी जाएगी और उस कमेटी द्वारा। और जब वो कमेटी संस्तुति दी जाएगी, उसकी संस्तुति हो जाएगी, उसके बाद ही आपको प्रवेश मिल सकेगा। तभी आप जाइए, कभी आप जिमखाना क्लब जाइए तो देखिए आपके किस तरह के लोग वहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। हाँ जी, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। जो पॉलिटिशियन, टॉप पॉलिटिशियन, वो भी पॉलिटिशियन ऐसा जो छुरी कांटे से खा सके, मतलब गांधी परिवार जैसा। कोई मोदी जैसे पॉलिटिशियन को वहाँ नहीं मिल जाएगी एंट्री। क्या सोचते हैं आप? इसी तरह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट में यही सब देखकर उसके बाद ही प्रवेश देता है। आपने क्या सोच रखा? कोई मामूली आदमी हाई कोर्ट जज बन जाएगा यूं ही? उसकी पेडिग्री होनी चाहिए, उसका कोई चेम्बर होना चाहिए, उसका कोई अंकल जज होना चाहिए या फादर जज होना चाहिए।
तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट में एंट्री इसी प्रकार से देता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो एंट्री और भी मुश्किल है। आप सोचते हो कि संभवतः वो सीनियरिटी से हो जाएगी, ना ना, वैसे नहीं होगी। अब आज ही लीजिए, आज ही 3 जजेस की संस्तुति दी है, तो आप सोच रहे हो कि जो नंबर 1 पर है सीनियरिटी में उसका, ना ना ना, नंबर 2 का नाम है, नंबर 7 का नाम है, और उसके नीचे और भी शायद 14-15 नंबर पे उसका नाम। बीच वालों का क्या हुआ? देखिए, वो ठीक से छुरी कांटे से नहीं खा पाते होंगे ना, उनको जो है वो हार्वर्ड से ठीक से परिचय नहीं होगा ना, वो जो नैरेटिव चल रहा है उसमें ठीक से पारंगत नहीं होंगे। कोई ना कोई तो कारण होगा ना भाई, कि भी चीफ जस्टिस भी है, सब कुछ है, लेकिन 1 नंबर पर है, लेकिन फिर भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री 2 नंबर वाले को, 7 नंबर वाले को, इत्यादि इत्यादि मिल जाएगी। तो ये जो हमारे अनइलेक्टेड बॉस लोग हैं, वो सारे विधेयक कोई भी आए, उस विधेयक को यदि चुनौती दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधेयक को उड़ा देता है, कह देता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन गवर्नर साहब को जो आर्टिकल 200 में जो अधिकार हैं, उनको कहता है कि साहब आप अनइलेक्टेड हो। आप ये देखिए कि गवर्नर को क्या अधिकार है, थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि विषय यही आ रहा है। और पंजाब में हुआ क्या था कि पंजाब में हमारे संविधान में गवर्नर को ये भी अधिकार है कि वो कोई भी सूचना मांग सके सरकार से। अब वो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो सूचना मांगते रहते तो सरकार नहीं देती थी। अब वैसे तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो आप आर्टिकल 356 के भागी बन जाते हैं। उनको धमकी भी दी गई, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं रहेगी। अब उन्होंने एक नई प्रक्रिया निकाली। वो क्या होता है कि जब सेशन होता है तो सेशन नोटिफाई होता है, वो गवर्नर के सिग्नेचर से होता है। फिर उसके बाद जब सत्र पूरा हो जाता है तो उसका सत्रावसान होता है, वो भी गवर्नर के सिग्नेचर से कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे होता है। अब इन्होंने क्या किया भाई लोगों ने कि बार बार गवर्नर के पास कौन जाए, बल्कि उसमें हम ये कहें कि उसमें मैलाफाइड था, क्योंकि आप जब जाते हैं गवर्नर के पास तो एक निश्चित समय होता है नोटिफिकेशन का, 14 दिन का समय होता है, और अलग अलग विधानसभा रूल्स होते हैं, कई स्थानों पर तो 21 दिन का भी होता है। तो आपने गवर्नर को रेकमेंड किया, 21 दिन लगे, तो वो समस्या आ जाती है कि भाई अगर निंदा करनी है या कुछ पॉलिटिकल जो है वो तमाशेबाजी करनी है, आम आदमी पार्टी को तो आप जानते हैं पॉलिटिकल तमाशेबाजी में तो उनका कोई सानी नहीं है। दिल्ली में यही प्रक्रिया लगातार अपनाई जा रही थी, जिसके कारण फिर बीच में कूदना पड़ा सरकार को और अमेंडमेंट्स लाने पड़े, ऑर्डिनेंस लाने पड़े। यही काम पंजाब में हो रहा था। तो पंजाब में गवर्नर ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। अब आर्टिकल 200 कहता है कि भाई कोई भी विधेयक जो चाहेगा गवर्नर के पास, तो उसके पास इसमें 3 प्रक्रिया है कि या तो वो उसको स्वीकृति दे या स्वीकृति रोक ले। अंग्रेजी में शब्द है आइदर ही शैल असेंट टू द बिल और शैल विदहोल्ड हिज असेंट, वो रोक ले। अब विदहोल्डिंग असेंट का क्या अर्थ है, इसके ऊपर तो विचार किया नहीं। उसके बाद तीसरा उसके पास ये है कि उसको जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले। और उसमें एक और भी प्रोविज़ो दिया हुआ है कि ये कि भाई उसको यदि वो चाहे तो उसको वापस भेज सकता है, और वापस भेज के फिर उसके बाद जब आए तो फिर उसको वो असेंट दे देनी चाहिए। विधानसभा को वापस भेज सकता है अपने मंतव्य के साथ। अब ये अधिकार तो आप संविधान में दिए हुए हैं, और माय लॉर्ड्स कह रहे हैं कि आप तो इलेक्टेड नहीं हैं, तो ये आप कैसे उपयोग में ला रहे हैं? भाई जिसने संविधान बनाया वो तो कम से कम इलेक्टेड था। संविधान तो इलेक्टेड लोगों ने बनाया है ना। तो आप जो हैं माय लॉर्ड्स, जो अनइलेक्टेड माय लॉर्ड्स हैं, आप फिर क्यों जो है उसमें नुक्ताचीनी कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर?
यानी कि आप तो जो चाहें वो कर लें। आज के दिन में आप विधेयक तो छोड़िए, सरकार के हर छोटे छोटे कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। आपके मंतव्य जो है वो कोई छोटा मोटा कोई दंगा भी हो जाए उसमें भी आपका दखल रहता है। आप किसी भी सरकार को अपना जो प्रशासनिक कार्यकाज है वो बिना दखलंदाजी के नहीं करने देते। और यहाँ आप गवर्नर को, जिसको पूरा अधिकार है बिल को रोकने का, बिल के ऊपर अपनी स्वीकृति ना देने का, उसको कह रहे हैं कि आप तो अनइलेक्टेड नहीं हैं। तो अनइलेक्टेड कौन कौन नहीं है उसकी सूची बनाए माय लॉर्ड्स, और क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं वो भी जो संविधान में बताया है उसके हिसाब से भी उसकी सूची बनाए माय लॉर्ड्स। तब पता चलेगा कि कौन अनइलेक्टेड बॉडी जो है वो सबसे अधिक इलेक्टेड के ऊपर राज कर रही है, या ये कहें कि स्वेच्छाचारिता कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।